हम देखेंगे कक्षा 11वीं की जो जीव विज्ञान का तीसरा टॉपिक अपन को देखना था। जीवों का दूसरा लक्षण क्या है? उपापचय। अब अपन को उपापचय के बारे में समझना है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। यहाँ पर अपन को परिभाषित करना है कि रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं। अपन ने देखा है कि ऐसे रसायन जो क्या है जैव अणुओं में बदल जाते हैं। जैसे अपन ने देखा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये जैव अणु है और उसमें जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है जैव रसायन है। बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रिया कहलाते हैं। तो अपन देखें कि जो भी जीव के शरीर में एक पदार्थ है क्रिया करके बड़े अणुओं में बदलते हैं, इसी क्रिया को ही अपन क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया कहते हैं। सभी जीवों चाहे वो बहुकोषी हों अथवा एककोषी हों, हजारों उपापचय क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों, फंजाई, कवक फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती हैं। अतः चाहे कोई भी जीव हो, सब में उपापचय क्रियाएं होती हैं अर्थात रासायनिक क्रिया होती हैं। अब जैसे अपन सांस ले रहे हैं, ये भी क्या है? एक उपापचय क्रिया है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। आपने देखा है कि क्या जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो सांस ले रही हैं या चल रही हैं या कोई भी चीज, तो ये क्रियाएं नहीं करती हैं। ये क्रिया होती हैं किसके कारण? जो जीव हैं उपापचय क्रियाओं के कारण ही। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रिया प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परख नली में की गई उपापचय क्रिया ना तो जैव है और ना ही निर्जीव। जो अपन क्या परीक्षण करते हैं, जो परख नली में जो उपापचय क्रिया की जाती हैं, तब हम इन क्रिया को ना ही जैविक क्रिया कह सकते हैं और ना ही निर्जीव कह सकते हैं। अतः उपापचय क्रिया निरापवाद अनेक कोई विवाद नहीं कर सकते, इसमें जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है। तो इसको अपन उपापचय क्रिया को एक विशिष्ट गुण मान सकते हैं। जबकि पात्रे में एकाकी उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं है, लेकिन जो अपन जैव एक संवर्धन पात्र होता है उसमें जो जैविक क्रियाएं कराते हैं वो जैविक क्रियाएं नहीं मानी जाती हैं। यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रिया है, लेकिन अपन इनको क्या कह सकते हैं? जीवित क्रिया कह सकते हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का स्पष्ट अभिलक्षण है। अतः अपन ये कह सकते हैं जो कोशिकीय संगठन है वो जीव के स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है, क्योंकि जिस प्रकार कोशिकाएं संगठित होगी उसी प्रकार जीव का एक स्वरूप होगा। अब यहाँ पे देखें, शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती हैं, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। तो अपन देखते हैं कि जो अपना बाह्य पर्यावरण है उसके प्रति जो जीव अपनी संवेदना या उसके प्रतिक्रिया करता है वो बहुत ही पेचीदा लक्षण है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। अब अपन संवेदी अंग जानते ही होंगे जो अपने 5 माने जाते हैं: देखना, सूंघना या त्वचा, जैसे दिखती है आँख से संवेदी है, त्वचा है संवेदी, और नाक है, कान है। इस प्रकार अपने शरीर में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाती हैं।
प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखाते रहते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करते हैं। जो दीप्तिकाल होता है अनेक सुप्त अवस्था होती है तो वो क्या होते हैं, जीवों के प्रजनन काल को प्रभावित करती है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, चेतना को भी अभिलक्षण माना गया है जीवों का। अपन देखते हैं कि जो जितने भी जीव होते हैं सब पर्यावरण के अपने मौसम के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो स्वयं अपने अनुसार अनुकूलित होता है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू करने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है, रोगी में स्वचेतना नहीं होती है। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ सकते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? नहीं, ना ही हम ऐसे जीवों को जीव कह सकते हैं, ना ही निर्जीव कह सकते हैं, क्योंकि उनमें क्रियाएं चल भी रही हैं और वे स्वयं अपने आप नहीं हो रही, क्योंकि उनको मशीनों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए ना तो इनको हम जीवों के अंतर्गत रखेंगे ऐसे व्यक्तियों, ना ही निर्जीवों के। अब देखेंगे उच्च स्तरीय अध्ययन में, जब हम उच्च लेवल पर इसका अध्ययन करेंगे तो जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं होते हैं, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण होते हैं। तो इससे अपने यहाँ पे देखें, सबसे मुख्य कारण होता है जो कोशिकाएं अपने आप क्रिया करती है पारस्परिक, उनके कारण होते हैं। इसी प्रकार कोशिका अंगकों आने जो अंग होते हैं के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण होते हैं। उच्च स्तरीय संगठन उद्गमी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति आने अपने ही समान संतान विकास डेवलपमेंट तथा स्वनियमनकारी आने अपने अनुसार क्रिया करना पारस्परिक क्रियाएं क्रियाशील तंत्र हैं जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। अपन देखते हैं कि जब गर्मी आती है तो जीव अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेता है, या ठंड आती है तो उसके अनुसार ढाल लेता है। तो इसके क्या होते हैं, बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंधित हैं, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होती है, अर्थात अलग अलग अंशों में पाया जाता है। आगे अपन देखेंगे जीव जगत में विविधता का। ठीक है।